मेरे पास पीडीएफ, देखो पीडीएफ की फॉर्म में तो मैं आपको दे ही सकती हूँ। मैम आप दे देना, हम प्रिंट करा लेंगे इसे। ये कर लेना, print करा लेना। देखो छाया बता रही है एड्रेस, बुक मार्केट में मिल जाए शायद। तो देखो बच्चों, हमने लास्टली कहाँ तक पढ़ लिया था? ये बीटी कॉटन वाला पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था ना। यस। यस मैम। ये बीटी कॉटन में ऐसे बेसिलस यूरिनजेनेसिस होता है, जैसे कॉटन प्लांट की कॉटन बॉल को ये खाता है। ये पूरा जीन समझा देता। ये कॉटन की बॉल्स पहले ऐसी दिखती है, बाद में ऐसी दिखने लग जाती है। ये सब है। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक बता देता, निमेटोड में लेगोनीशिया। ये टोबैको प्लांट की रूट्स को दिखाया हुआ है इन्होंने। आरएनए इंटरफेरेंस समझा दिया है पूरा आपको। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो है आपका बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। अब तक हमने बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया क्रॉप की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। किसको इम्प्रूव करने के लिए? क्रॉप की हेल्थ को। अब हम इसको यूज करेंगे मेडिसिन बनाने के लिए, मतलब ह्यूमंस यूज के लिए। तो अगर हम बात करें, अब तक हम टोटल 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स, मतलब 30 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन डेवलप कर चुके हैं ऑल ओवर द इंडिया। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है ऑल ओवर द इंडिया, सॉरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया। वर्ल्ड में तो सिर्फ, इंडिया में तो सिर्फ और सिर्फ 12 जो मार्केटिंग दी गई है। ये नंबर याद रख, जैसे प्रिंसिपल प्रिंसिपल वाले चैप्टर में बताए। क्या नंबर था वहां पे उसका? रिस्ट्रिक्शन 900 जाएगा 900 900 और 230। है ना। ऐसे डेटा पे क्वेश्चन आता है। प्रोसेस हमें याद रहता है, लेकिन हम भूलते क्या है? ये डेटा भूलता है। तो सबसे ज्यादा फोकस आता है इसी डेटा को याद रखने में करना। ठीक है। यस मैम। अब आता है सबसे पहले हमारे पास जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। सबसे पहले इंसुलिन बनाया गया था मेडिसिन की। जब हम बात करते हैं इंसुलिन का रोल, हम लोगों को पता है क्या होता है प्रॉपर? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अब सपोज इंसुलिन नहीं हुआ, ये भी मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट पहले बता चुकी हूँ ना। यस मैम बताया। कि सबसे पहले डायबिटीज का पता लगाएगा कि कोई इंडिविजुअल है जिसको डायबिटीज हो रहा है, आगे डायबिटीज क्यों हो रही है, फिर पता लगाएगा कि उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन एंजाइम नहीं बन रहा है, इसका मतलब इंसुलिन जीन की डेफिशिएंसी हुई होगी, कुछ ना कुछ चीज उसके अंदर हुई होगी। अब इसी पॉइंट पे दो चीजें मैं आपको बताती हूँ। आपने जनरली अपने आसपास के केसेस में ये दे रखा होगा कि दो टाइप के डायबिटीज होती है, मतलब पता नहीं होता लेकिन केसेस होता है। एक केस तो वो होता है डायबिटीज का जिसमें डायबिटिक पेशेंट को रेगुलरली मेडिसिन लेनी पड़ती है, इंसुलिन के इंजेक्शन वो लेता है। ये भी क्वेश्चन बताया था कि इंसुलिन के तो हम डायरेक्टली ब्लड में क्यों इंजेक्ट करते हैं, ओरली क्यों नहीं लेते? यस मैम बताया। क्योंकि वो एक प्रोटीन है, स्टमक में जाएगा डाइजेस्ट हो जाएगा। इंसुलिन इज एंजाइम, एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। बताया था ना। तो दो टाइप के मेडिसिन, एक वो पेशेंट जिसको रेगुलरली मेडिसिन लेनी पड़ती है, एक वो पेशेंट्स जिनको बोला जाता है सिर्फ कि आप ग्लूकोज का कम से कम इंटेक करो। उन दोनों में, दोनों टाइप की डायबिटीज में क्या कुछ डिफरेंस होता है? यस मैम होता होगा। सोचो। मैम जिसको मतलब ग्लूकोज की अमाउंट कम लेनी है उसमें बन तो रहा होगा पर कम बन रहा होगा मैम। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल सही बोला प्यार। वो इंडिविजुअल जिसको रेगुलरली इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं इंसुलिन के, इसका मतलब उसकी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं बन रहा है ना। तो इंसुलिन के दो केसेस आता है, या तो पूरी तरीके से बनना बंद हो जाता है या फिर उसका अमाउंट कम हो जाता है। जिसकी बॉडी में पूरी तरीके से नहीं बन रहा है उसको इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, और जिसकी बॉडी में कम अमाउंट में बन रहा है उसको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज का इंटेक कम करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये इंसुलिन हम कैसे बनवाएं? इंसुलिन को बनाने के लिए सबसे पहली जो कंपनी थी वो थी हमारे पास एली लिली, एक अमेरिकन कंपनी थी। अमेरिकन कंपनी थी, नाम था उसका एली लिली। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। एली लिली अमेरिकन कंपनी थी जिन्होंने सबसे पहले इंसुलिन को बनाया था।
अगर हम बात करें, इंसुलिन एक प्रोटीनियस हार्मोन है जिसके अंदर टोटल कितने अमाइनो एसिड होते हैं, क्वेश्चन आता है 51 अमाइनो एसिड इसके अंदर होता है। 51 मतलब ये दो चेन से मिलके बना होता है, ए चेन और बी चेन। जो ए चेन होती है उसके अंदर 21 अमाइनो एसिड होता है, बी चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये भी पूछा जाता है ए चेन में कितने अमाइनो एसिड हुए, बी में कितने हुए, टोटल 51 हो गए। ठीक है, दोनों की दोनों चेन्स आपस में किस बॉन्ड से कनेक्टेड होती हैं? देखो मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन तो बीटी कॉटन में पूछा जाता है, कौन सा, वो एल्केलाइन मीडियम वाला, 100% पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से गारंटेड आएगा, कौन सा बॉन्ड होता है, कितने अमाइनो एसिड होते हैं, कौन सी कंपनी ने बनवाया था, इस टाइप का। बिकॉज नीट में कुछ बाहर से क्वेश्चन नहीं आते, हर साल वही सेम टॉपिक से क्वेश्चन आता है, अनफिक्स रहता है कि भाई ये नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो पहली चीज क्या याद करोगे, एली लिली अमेरिकन कंपनी, 51 अमाइनो एसिड्स, 21 ए चेन में और 30 बी चेन में। डन। इंसुलिन का रोल सबको पता चल गया, इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ग्लूकागन। ग्लूकागन। और ये इंसुलिन और ग्लूकागन कहाँ से सिक्रीट होता है, मैम पैंक्रियास। पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज की कौन सी सेल्स होती है जो इंसुलिन सिक्रीट करती है, बीटा सेल्स, आइलेट ऑफ स्लिट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर बीटा सेल्स होती है, और अल्फा सेल्स ग्लूकागन सिक्रीट करती है। अल्फा, बीटा और गामा, गामा या डेल्टा, डेल्टा, डेल्टा मैम। डेल्टा सेल्स क्या सिक्रीट करता है, सोमैटोस्टेटिन। जो सोमैटोस्टेटिन अल्फा और बीटा सेल्स के सिक्रीशन को इनहिबिट करने का काम करता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। फिर आ जाता है यहाँ पे, सबसे पहला हमारा कौन पेशेंट था, इसके ऊपर तो कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है, इसको तो छोड़ ही देना, इसको भी छोड़ दो। अब आ जाओ, वही जो मैंने बताया, सबसे पहले जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया। किसकी हेल्प से बनाया गया, इकोलाई की हेल्प से बनाया गया। एली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी। कब बनाया, 5 जुलाई 1983, 5 जुलाई 1983। और जो उन्होंने सबसे पहले इंसुलिन बनाया, उस इंसुलिन को इंसुलिन ना बोल के ह्यूमुलिन बोल दिया। क्या बोल दिया, ह्यूमुलिन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि एली लिली ने जो इंसुलिन बनाया था उसको क्या नाम दिया, उसको ह्यूमुलिन नाम दिया था। इसको एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया था, कैटल और पिग के पेनक्रियाज से। कैटल और पिग के पेनक्रियाज से इन्होंने इसको आइसोलेट किया था। अब ये जो ह्यूमुलिन है ना, ये ह्यूमुलिन इनएक्टिव फॉर्म में, या फिर इनएक्टिव फॉर्म, या फिर ऐसे समझ लो इमेच्योर फॉर्म है अभी, इमेच्योर, या फिर इसको प्रो इंसुलिन भी हम बोल देते हैं। ये नॉर्मल इंसुलिन नहीं है, प्रो इंसुलिन की फॉर्म है। क्यों प्रो इंसुलिन है, क्योंकि नॉर्मल इंसुलिन के अंदर दो चेन होती है, ए चेन और बी चेन। प्रो इंसुलिन में है ए, बी और सी, 3 चेन्स प्रेजेंट है। अब मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, मतलब जो मैंने कैटल और पिग के अंदर से इंसुलिन निकाला वो इमेच्योर है, प्रो इंसुलिन की फॉर्म है ए, बी और सी। फिर जब मेरे को उसको नॉर्मल इंसुलिन बनाना है तो मेरे को उसके अंदर से कौन सी चेन रिमूव करनी पड़ेगी, चेन रिमूव करनी पड़ेगी ना। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, कौन सी चेन हमें रिमूव करनी पड़ेगी, किसके लिए, मैच्योर इंसुलिन बनाने के लिए। ठीक है, ये चीज याद रहेगी। किसकी हेल्प ली थी हमने, की हेल्प किया था। और बॉन्ड कौन सा रहता है, डाइसल्फाइड। अब यहाँ पे चेन देखो, ये जो यहाँ पे ब्लू कलर से, ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी के अंदर आपका दिया है। जो ब्लू कलर वाला है दिस इज ए चेन, और बीच में है सी चेन, और फिर ये लास्ट वाली बी चेन, मतलब ऐसे है ये ए, फिर आपकी सी चेन, और फिर आपकी बी चेन। मेरे को बीच वाली चेन यहाँ से रिमूव करनी है, तो बीच वाली चेन हम यहाँ से हटा देंगे, और हटाने के बाद ए चेन और बी चेन को किससे अटैच करा देंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन कराएंगे।
और हमारा जो सी चेन है वो अलग रिमूव हो जाएगा और मेरे पास एक मेच्योर इंसुलिन बन के आ जाएगा, जिसको हम इंजेक्शन के फॉर्म में किसी भी डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं। आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, अब क्वेश्चंस आपको पता चल गया। बस एक और चीज और लिख लेना कि जो सी चेन होती है, ये सी चेन के अंदर कितने अमाइनो एसिड होता है? 33 अमाइनो एसिड होता है। मतलब प्रो इंसुलिन के अंदर टोटल 84 अमाइनो एसिड होते हैं, उसके अंदर से सी चेन हटा दे तो बचे कितने? 51 अमाइनो एसिड। लिख लो जल्दी से इन सारे पॉइंट्स को। पहले ले मैम लिखा, ये बोल रही थी हमारा प्रो इंसुलिन ना, बोलो प्रियांशु। ह्यूमरिन ही हमारा प्रो इंसुलिन है ना। हाँ, ह्यूमिलिन को ही प्रो इंसुलिन बोला। नहीं, ई कोलाई के अंदर कराया था ना एक्सपेरिमेंट। इकोलाई के अंदर कराया। डन मैम। Done, ma'am. सब कुछ लिख लिया ना? कौन से ईयर में कराया गया था, सी चेन के अंदर क्या होता है, हीमोलिन कहाँ से निकाला था? कैटल और पिग के पैनक्रियाज से। और ये डायग्राम बीच में से सी चेन, ये ना सिर्फ आपको ऐसे चेन बना के दे देंगे और पूछ लेंगे कि कौन सी ए चेन है, कौन सी बी है, कौन सी सी है। लेबलिंग पे भी क्वेश्चन आता है इसकी। तो ये चेन भी देख लेना, बीच में सी चेन होती है और ये जो ब्लू कलर वाली है ये ए और ग्रीन वाली बी। ठीक है? Yes, ma'am. चलो, ये हो गया हमारा जीन थेरेपी, हम पढ़ ही चुके हैं। फिर आता है आपका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मतलब हमने पहले तो मेडिसिन बनवा लिया, बायोटेक्नोलॉजी का यूज हमने किया किसमें? मैम कैटल और पिग से इंसुलिन लेकर फिर इकोलाई में डाला था क्या? हाँ, कैटल और पिग से इंसुलिन का जीन लिया, फिर इकोलाई की बॉडी में उसकी क्लोनिंग कराई, क्योंकि उनके अंदर से तो एक ही जीन मिलेगा ना। क्लोनिंग करा के बहुत सारी मेडिसिन बना देंगे तो पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करानी है। इकोलाई से क्लोनिंग कराया। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज क्रॉप्स की को इम्प्रूव करने के लिए किया, मेडिसिन बनाने के लिए किया। अब किसी भी डिसीज को डायग्नोज करने के लिए भी हम कैसी बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं? डिसीज को डायग्नोज करने के लिए कौन कौन से मेथड्स है मेरे पास? जैसे कि हम बोल देते हैं हमारे पास है आरडीटी की रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से पीसीआर। अच्छा, वो आप लोगों को याद है इसका कोरोना टेस्ट आरटीपीसीआर बताया था मैंने आप लोगों को, पहले डिस्कस किया है। बताया था। यहाँ पे भी Yes, ma'am. तो वो भी तो एक मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ही है ना पूरा। यस मैम। Yes, ma'am. हमारा जो सपोज हम लोगों को ये टाइफाइड हो जाता है या कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें जो हम टेस्ट करते हैं वो भी क्या होता है? वो भी एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बेसिस पे ही होता है। और सम ऑफ द जैसे कि एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेट एसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है। इसके ऊपर वैसे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन पहले वाले बैचेस को तो मैंने डिटेल में पढ़ाया था। अब आप लोगों को बताओ, आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है कि ये टेस्ट होता कैसे है? Yes, ma'am. मैम Yes, बता ma'am. पढ़ा दीजिए। बट क्वेश्चन नहीं आता इस पे। देखो, अब ध्यान से समझना, अभी जो फिगर में दिख रहा है उसमें देख के कुछ समझ आ रहा है? प्रोसेस में चल क्या रहा होगा? नो मैम। नहीं समझ रहा Add होते जा रहे हैं, ऐसा लग है रहा ना? है। आप लोग ये समझो, अच्छा कभी किसी लैब में गए हो ब्लड टेस्ट देने के लिए, या किसी को टाइफाइड हो Yes, गया, यस मैम गए। उनको कभी No, प्रोसेस ma'am. करते करते हुए देखा है कि वो कैसे करता है? No, ma'am. देखा करो। अभी बायो लिया है ना, तो बायो रिलेटेड सारी चीजें किया कर। ठीक है? हम देखने नहीं देते। किसी भी डॉक्टर के पास भी जाते हो ना, तो डॉक्टर से भी क्वेश्चनिंग किया करो काफी सारे। पिन मारते हैं मैम भाई मैम जाते ही नहीं है कभी, कभी नहीं जाते डॉक्टर के पास। मैं तो बहुत क्वेश्चनिंग करती हूँ, अभी भी करती हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा करती हूँ। देखो क्या होता है ना यहाँ पे, सपोज आप लोग गए, एग्जाम्पल ले लिया दीपक का,
दीपक को हुआ है कोई इन्फेक्शन, मतलब दीपक डॉक्टर के पास गया और उसने डॉक्टर को बताया कि मुझे ना फीवर आ रहा है 2-3 दिन से, मुझे कफ भी हो रहा है और बॉडी एक भी है। तो अब डॉक्टर उसको चेक करके डॉक्टर क्या करता है, जनरली केसेस बता रही हूँ, डॉक्टर उसको 2 या 3 दिन की मेडिसिन देता है पहले कि कहीं उसको नॉर्मल इन्फेक्शन होगा तो नॉर्मल इन्फेक्शन एंटीबायोटिक से सही हो जाएगा, डॉक्टर पहले एंटीबायोटिक देता है। अगर 2-3 दिन की मेडिसिन देने, अब हमेशा आप देखते हो डॉक्टर पहले बोलते हैं कि 2-3 दिन की मेडिसिन ले जाओ, उनसे नहीं ठीक होता है फिर टेस्ट करेंगे, करता है ना डॉक्टर ऐसे। मैम यस तो मैम। 2-3 दिन में वो ये चेक कर लेते हैं कि इसको कोई ऐसी नॉर्मल इन्फेक्शन तो नहीं है, तो नॉर्मल इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक से सही हो जाता है। फिर अगर वो नहीं सही होता है फिर डॉक्टर उसको टेस्ट लिख के देता है ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। फिर डॉक्टर आपको एक स्लिप बना के देता है, उसके ऊपर टेस्ट लिख देता है कि आप वायरल टेस्ट करा लो, मलेरिया टेस्ट करा लो, ये वाला टेस्ट करा लो, और वो ही स्लिप आप ले जाके लेबोरेटरी में दे देते हो। अब लेबोरेटरी में जाते हो आप, वहां पे वो क्या करता है, आपका ब्लड लेता है, ठीक है। आपके ब्लड से ही वो चेक कर लेते हैं कि आपको मलेरिया है, टाइफाइड है, क्या है, बता देते हैं। वो कैसे बताते हैं, उसके पीछे का प्रोसेस समझो। उसके पीछे का प्रोसेस ये होता है कि वो आपके ब्लड के, अभी सपोज करो आपको टाइफाइड हुआ होगा, टाइफाइड कौन कोज करता है, सैल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम, टाइफाइड, यस मैम। है ना, सैल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम कोज करता है। आपकी बॉडी के अंदर सपोज दीपक को टाइफाइड हुआ, दीपक की बॉडी के अंदर सैल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम गया होगा, उसके अगेंस्ट उसकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाए होंगे, यस मैम। लेकिन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज ना बनने की वजह से उसको इन्फेक्शन हुआ, तो Yes, उसके ma'am. ब्लड के अंदर सैल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम बैक्टीरिया भी पाया जाएगा, या फिर बैक्टीरिया नहीं पाया जाएगा, बहुत कम केसेस होता है कि बैक्टीरिया पाया जा रहा है, एंटीबॉडीज तो पाए जाएंगे ब्लड के अंदर। यस तो इस टेस्ट में हम यही पता कर लेते हैं कि ब्लड के अंदर सैल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज पाए जा रहे हैं, या फिर मलेरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज पाए जा रहे हैं, या वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज पाए जा रहे हैं। मतलब वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनते, जैसे वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, जिस सेल के अंदर एंटर करता है वो सेल अपने अंदर से इंटरफेरोन्स रिलीज करता है। अगर आपके ब्लड के अंदर इंटरफेरोन्स पाए जा रहे हैं, इट मींस आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है। तो वही आपके डॉक्टर आपको देख के बता देते हैं कि भाई आपको ये हुआ। अब क्या किया, मेरे पास ब्लड सैंपल है, ठीक है, आपके ब्लड सैंपल के अंदर आपके एंटीजन होंगे, मतलब जिसका भी आपको इन्फेक्शन हुआ वो होंगे या नहीं होंगे एंटीजन। अब मेरे Yes. टेस्ट करना है आपका वाइरल टेस्ट। वाइरल टेस्ट किसके लिए होता है, वाइरल मैम, फीवर के लिए। टाइफाइड के लिए होता है वाइरल टेस्ट, ठीक है। अब डोमो क्या करेगा, जो लेबोरेटरी में होंगे उनके पास किट होती है कि ये किट हमारी वायरल टेस्ट के लिए, ये किट मलेरिया के लिए, अलग अलग किट्स होती है, वो बनी बनाई आती है। और वो क्या करेगा, एक पेट्री डिश होता है, कभी लैब में गया से पेट्री डिश टाइप से, है ना, उस पेट्री डिश में क्या रहता है ना, पहले से ही एंटीबॉडीज अटैच रहती है अगेंस्ट टाइफाइड का बैक्टीरिया, टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम, उसके अगेंस्ट बनी हुई एंटीबॉडी, उसके अगेंस्ट बनी हुई आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज उसके पास अटैच रहती है। ऊपर से आपने ब्लड डाला, ब्लड के अंदर अगर एंटीजन्स होंगे तो वो उस एंटीबॉडी से जाके बाइंड कर जाएंगे, क्योंकि Yes, वो ma'am. एंटीबॉडी हमने उसी एंटीजन के लिए लगाया। अगर वो बाइंडिंग हो गई तो इट मींस आपको वायरल टेस्ट कंफर्म हुआ या नहीं हुआ आपका, हम हो क्योंकि गया। मैंने एंटीबॉडी टाइफाइड वाली लगाई हुई थी, एंटीबॉडी टाइफाइड वाली लगाई हुई थी, ऊपर से मैंने ब्लड डाला, मुझे नहीं पता ब्लड के अंदर क्या है क्या नहीं है। अगर ज्वाइनिंग हो गई तो इसका मतलब जो एंटीबॉडी थी उसी के एंटीजन ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना, नो मैम। है ना। अब अगर ये चीज हो गई, मेरे को पता कैसे चलेगा बाइंडिंग हुई है नहीं, मेरे को भी पता नहीं चला। मैंने क्या डाला, ऊपर से एक एंटीबॉडी डाला, मतलब वो ऊपर से ना ड्रॉप ड्रॉप करके डालता है, नेक्स्ट टाइम से देखना आप लोग लैब में जाके, ऊपर से फिर एक ड्रॉप करके डालते हैं। उस ड्रॉप के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम लिंक एंटीबॉडी होती है। देखो ये एंटीबॉडी अटैच थी, ऊपर से इसके एंटीजन आके बाइंड हो गए, दिस इज योर एंजाइम लिंक एंटीबॉडी, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी आपने डाल दिया यहाँ पे ऊपर से। अब अगर एंटीजन बाइंड हुए होंगे तभी वो एंटीबॉडी बाइंड करेगी उस एंटीजन से। Yes, ma'am. अगर ब्लड से एंटीजन एंटीबॉडी पे बाइंड हुए तभी दूसरी एंटीबॉडी भी बाइंड करेगी,
नहीं तो नहीं करेंगे। सॉर्टेड है ना ये चीज। फिर वो उसको क्या Yes, करते हैं ma'am. ना, सपोज वो डिश को लेते हैं, डिश के अंदर ब्लड डालते हैं, उसको थोड़ा रब करते रहते हैं एंड उसको फिर वापस से ऐसे पकड़ा और ऐसे उल्टा करते रहते हैं ताकि उसमें से जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सब्सटेंस है वो नीचे निकलता रहे। अब अगर सपोज बाइंडिंग नहीं होगी तो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी नीचे निकल जाएगा, अलग हो जाएगा उससे, बाइंडिंग हो जाएगी। फिर ऊपर से वो सबस्ट्रेट डालता है, ऊपर से एक उन्होंने सबस्ट्रेट डाला और यहाँ पे सबस्ट्रेट क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यूज करता है। अब समझ में आ गया ना, क्रोमोजेनिक वहां पे पढ़ा है हमने वेक्टर्स में, पीयूसी वाले ने, लेक्जेट Yes, जीन ma'am. का। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट वो सबस्ट्रेट होता है जब ये सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो एक कलर शो करेंगे। ऊपर से सबस्ट्रेट डाला, और एंजाइम का काम क्या होता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। अगर एंजाइम बाइंड हुआ होगा तभी वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बना पाएगा, और अगर प्रोडक्ट बना मैम तो उनको आपको कलर चेंज दिख मैम जाएगा। कंफर्म हो जाएगा। कलर चेंज दिखा तो टेस्ट पॉजिटिव है, नहीं तो नहीं। यस मैम। मैम मतलब जो ये एंजाइम बाइंड करता है ये हमें नहीं दिखता मैम, जो ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है जब ये ये नहीं दिखता प्रोडक्ट जब बनता है तो कलर चेंज होता है तब हमें पता चलता है। एग्जैक्टली तब हमें पता चलता है। अब हमें समझने में प्रोसेस डिफिकल्ट लग रहा है, वो लैब वाले इसको फटाफट करते रहते हैं, ऊपर से एंजाइम डाला, ऊपर से सबस्ट्रेट डाला, कलर चेंज हो गया, फटाफट से कलर चेंज हो गया तो टेस्ट पॉजिटिव, नहीं हुआ तो नेगेटिव। मैम अरे यार एक चले गए। मैम कौन सा कलर दिखाता है? वो कलर डिपेंड करता है कि आपने जो सबस्ट्रेट डाला ना वो कौन सा कलर शो करेगा। उनकी बॉटल्स आती है छोटी छोटी। आज एक काम करना, यूट्यूब पे सर्च करना वाइडल टेस्ट इन लेबोरेटरी, प्रॉपर आपको पूरा करके दिखाएंगे वो ऐसे ही। यस मैम। ठीक है, तो ये तो मैंने पता लगाया कि भाई एंटीजन कौन सी है मेरे ब्लड के अंदर। फिर अगर मेरे को एंटीबॉडीज पता करनी है कि मेरे ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज बन रही है नहीं बन रही है, सेम प्रोसेस एंटीबॉडी के लिए अप्लाई हो जाएगा। इस बार मैं वो वाली डिश यूज करूंगी जिसमें अटैच्ड एंटीजन होंगे। एंटीजन टाइफाइड का एंटीजन मैंने ले लिया, ऊपर से अगर मैंने जो ब्लड डाला अगर मेरे ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज होंगे तो बाइंड हो जाएंगे। फिर ऊपर से मैं एंजाइम डालूंगी, इस बार ऐसा एंटीबॉडी वाला एंजाइम डालूंगी जो एंटीबॉडी किसी दूसरी एंटीबॉडी से ही कनेक्ट हो जाए। ठीक है, फिर सबस्ट्रेट डाला, प्रोडक्ट डाला, कलर चेंज हुआ तो टेस्ट पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। मैम आ गया समझ। सबको क्लियर है ना? यस चलो मैम। एक बार इसका वीडियो देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे चीजें। फिर नेक्स्ट आता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं। ये पूरा थियोरेटिकल प्रोसेस है, ये आप लोग खुद से पढ़ सकते हो। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से होंगे, जिनके अंदर हमने कुछ ना कुछ चेंजेस किया है, जिसके डीएनए को चेंज किया है, वही हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो जाएंगे। और जनरली मैम जैसे ट्रांसजेनिक काव के अंदर डाले थे मैम जिन वो, मैम मैं नाम भूल गया, एक काव थी। सार्डेल, यस मैम। सार्डेल वाला वो उसमें आता है चैप्टर में, स्ट्रेट चीज वाले चैप्टर में। एक दो केसेस और आता है इसमें, वो भी बताऊंगी अभी। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स होंगे जिसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर हमने कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज क्या होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज हम लोग वो होता है ना WHO के अलग अलग ट्रायल्स चलते हैं मेडिसिन के टेस्टिंग यस मैम। वाले, वो Yes, सारे ma'am. जनरली ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे किए जाते हैं। और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला ट्रांसजेनिक एनिमल माउस। माइस, चूहा, जिसका हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ग्रिफिथ वाला। यस मैम। पढ़े हैं। ठीक है, वो पढ़ लेना। नॉर्मल फिजियोलॉजी, डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ डिसीज, ये सब आप लोग रीडिंग करोगे आपको समझ में आ ही जाएगा। ट्रांसजेनिक मॉडल्स मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हमने यूज किया है कौन कौन सी डिसीज पता लगाने में, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस। इन डिसीज का नाम याद रखना है सिर्फ, डिसीज के बारे में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर पर। ठीक है, अब यहाँ पे एनसीईआरटी में होगा ना ये वाला टॉपिक, आप लोगों के हाईलाइट कर लेना, नोट्स मत बनाना इस वाले टॉपिक के, इसमें सिर्फ हाईलाइट करना। ठीक है, फिर आता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है ना, हमने क्या किया था यहाँ पे, ये पॉइंट है हमारा, किधर गया, हाँ ये नहीं,
PKU, फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया डिसीज याद है? यस Yes, यस yes, ma'am. फिनाइल पीने से अल्कासिसिक था, फिनाइल पीने Yes, से, ma'am. वो ट्रिक थी हमारी। तो इसमें क्या है? हाँ, फिनाइल कीटोनूरिया डिसीज या फिर आपकी जो सिस्टिक फाइब्रोसिस डिसीज है, इस टाइप की डिसीज को हमने ट्रीट किया किसकी हेल्प से? बायोटिक की हेल्प से। एंड सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, एम्फाइसीमा पे क्वेश्चन मिलेगा। एम्फाइसीमा एक ऐसी डिसीज है जिसके अंदर हमने किसको यूज किया ट्रीट करने के लिए? इसको ट्रीट करने के लिए हमने प्रोटीन। यूज किया ह्यूमन प्रोटीन। ह्यूमन की बॉडी में एक प्रोटीन बनता है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। इस पे क्वेश्चन आपको मिलेगा। एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए कौन सा ह्यूमन प्रोटीन यूज किया जाता है? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। याद रहेगा? Yes, ma'am. Yes. फिर एक काउ बनाई गई थी, एक काउ बनाई गई थी जिसका नाम था रोजी। रोजी का। यस मैम, जब मैं बोला था काऊ का नाम। हाँ, एक रोजी काउ है। एक शिप बनाई गई थी, डोली शिप। ठीक है, तो रोजी काउ क्या? हाँ बोलो साक्षी। मैम ये अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन ये क्या करता है? एंटी ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का का काम नाम। बताओ मुझे। मैम प्रोटीन करता है मैम, ये एंटीट्रिप्सिन है तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है ये। तो मैं यहाँ बता रही थी, हाँ, रोजी काउ के बारे में। रोजी काउ का काम क्या होता है आपका? ये एक ट्रांसजेनिक एनिमल है रोजी। अब इसमें क्या किया गया? रोजी काउ को कौन से ईयर में बनाया गया? 1997। 1997। पहला क्वेश्चन ही आएगा। सबसे पहली ट्रांसजेनिक काउ थी, नाम क्या था? नाम के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, अलग अलग नाम ऑप्शन के बना के दे देंगे। इसमें क्या किया? काउ की मिल्क की एफिशिएंसी को बढ़ाया गया। कैसे बढ़ाया गया? इन्होंने क्या किया? ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर रोजी काउ का जो मिल्क है उसके अंदर कितना ग्राम प्रोटीन होगा? 2.4 ग्राम, जो कि रोजी काउ के अंदर पाया जाता है। और इसके मिल्क में मिल्क कंटेन कौन सा? ह्यूमन अल्फा अल्फा लैक्टोजन। लेक्ट एल्ब्यूमिन डाला गया, मतलब प्रेजेंट था इसके अंदर। जीन्स डाल दिए थे जो ह्यूमन लेक्ट एल्ब्यूमिन बनाए, या फिर इस ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन सिंथेसिस करे इसके अंदर। ठीक है, हाँ, अभी भी ये काउ है, इसकी जनरेशन है अभी मैम भी। और ये मिल्क, ये जो काउ का मिल्क है ना, ये बहुत, जब इसको साइंटिफिकली नॉर्मल काउ से मैच करके देखा गया तो पाया गया कि ह्यूमन बेबीज के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, ये बहुत कॉस्टली मिलता है। मैम ये इंडिया में है युकाओ या फिर आउट ऑफ इंडिया? ये इंडिया के अंदर आई गेस एक या दो इसकी, 1 या 2 वैरायटी है, ज्यादा नहीं है इसकी। ओके लेकिन इसका मैम। मिल्क अवेलेबल है, मिल्क अवेलेबल रहता है इसका। ये हो गया हमारा टॉपिक। फिर वैक्सीन सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। ये सारे के सारे आपका थियोरेटिकल पार्ट है, इसको आप कर ही सकते हो। ये वाले जो नोट्स है ना, एनसीईआरटी में नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मैं हाईलाइट करूंगी वो पॉइंट्स लिख लेना। इसमें आप लिखना, आपका इक्वेशन आता है, जीपीए पे नहीं आता, इंटरफेरॉन, ये तो आप लोग उसमें पढ़ ही लोगे। वैक्सीन एक ऑयल वाला आता है, ये रहा सूडोमोनास पोटैटा, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आता है। सूडोमोनास पोटैटा एक बैक्टीरिया है जिसको यूज किया जाता है ऑयल को डाइजेस्ट करने में। इसके पीछे की कहानी ये रहती है कि जितनी भी शिप्स वगैरह समुद्र के ऊपर चलती हैं तो वो क्या करती हैं, अपना एज ए एक्सक्रीटरी मटेरियल, कुछ समझ लिया, वेस्ट मटेरियल ऑयल से स्प्लिट करती जाती हैं ओशियंस के अंदर, जिसकी वजह से ओशियंस बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो जाता है। तो उसको पोल्यूशन से बचाने के लिए वहां पे उनके फ्यूल्स के अंदर ये सूडोमोनास पोटैटा डाला जाता है, ताकि एक्स्ट्रा जो वेस्ट मटेरियल रिमूव हो रहा है उसको ये डाइजेस्ट कर पाए। इसका काम होता है हाइड्रोकार्बन्स, क्रूड ऑयल के हाइड्रोकार्बन्स को डाइजेस्ट करना, जो आफ्टर बर्निंग बच जाता है। स्कैवेंजिंग ऑफ ऑयल स्पिल्स
बाय डाइजेस्टिंग हाइड्रोकार्बन्स ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, यस मैम। स्यूडोमोनास पुटिडा, ये नाम याद रखना। फिर बीटी कॉटन हमने पढ़ ही लिया, फ्लेवर सेवर टमाटो पढ़ लिया हमने, गोल्डन राइस पढ़ लिया, कैटल में हमने काव पढ़ लिया। कौन सी काव पढ़ी? रोज रोजी नेक्स्ट एक और याद रख लेना, पिग। पिग का जो यूज किया जाता है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में किया जाता है। मतलब पिग को ट्रांसजेनिक पिग बनाए गए हैं जो, जिसके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन विदाउट एनी रिस्क हो सकता है। इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल है, बट पढ़ोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। मतलब किसी भी ह्यूमन की बॉडी के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने से पहले पिग की बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, फिर वो वहां पे जब एक्सेप्ट हो जाता है तो उस एक्सेप्ट होने के बाद फिर उसको निकाल के ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। ऐसे इसके पीछे मैकेनिज्म रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज के अंदर सारे वो पॉइंट्स आएंगे कि सपोज हमने कोई भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेरे सामने क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, कोई भी बायोटेक्नोलॉजी हम करेंगे तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए होनी चाहिए। हम पर्सनल यूज के लिए कभी भी कोई भी बायोटेक्नोलॉजी नहीं कर सकते। बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मुझे उसकी पहले परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। वो परमिशन देने के लिए एक कमिटी बनाई गई है, उस कमिटी का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जो ये मेक श्योर करेंगे कि आपने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च की है या फिर जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया है वो पब्लिक सर्विस के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। इस चीज को वो चेक करता है। आपने कोई भी फूड डेवलप किया है या कोई भी मेडिसिन डेवलप किया है, उसकी सेफ्टी को चेक करेंगे कि उससे आप जो पेशेंट्स हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही है। इन सारी चीजों का जो ध्यान रखा जाता है वो आपका GAC ही ध्यान रखता है। इसकी फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आता है, या फिर ये क्वेश्चन आता है कौन सी कमिटी है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च को कंट्रोल करती है। ठीक है, यस मैम। फिर आता है एक और टॉपिक हमारा बायोपायरेसी। बायोपायरेसी, बायो का मतलब होता है हमारे पास जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी भी लिविंग कंटेंट में, उसकी पायरेसी। पायरेसी का मतलब होता है चोरी करना। जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि हमारे पास पहले बहुत सारी वेराइटीज थी, बायोडाइवर्सिटी की बहुत सारी। पेटेंट करना, पेटेंट समझते हो? पेटेंट का मतलब क्या होता है? नो मैम। मैं मरीज पेटेंट को का बोल बताऊं मैम? मैम जैसे कुछ भी आपने बनाया है ना तो उसका आपके पास ही रहेगा कि और कोई ना चोरी कर ले, उसका पेटेंट करवा लेते हैं साल हाँ, 10 जैसे हम तक। कॉपीराइट नहीं कर लें। कॉपीराइट टाइप पे कॉपीराइट इशू ना आ जाए। मतलब सपोज कोई भी बायो की केस में ले लो, मैंने किसी भी एग्जांपल्स की कोई ट्रिक बनाई, अब मैंने वो ट्रिक बना के वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, तो कोई दूसरा यूट्यूबर आके सेम ट्रिक को अपने चैनल पे अपलोड कर सकता है? कर सकता है नहीं? जब तक यस मैम। ट्रिक को बनाने के बाद उसको पेटेंट करा लो। पेटेंट का मतलब वो मेरे नाम हो गई, उसके अलावा उसको कोई और यूज नहीं कर सकता। अगर कोई और किसी को यूज करना है तो उसको पहले मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर वो परमिशन नहीं लेते तो मैं उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती हूँ। ये होता है पेटेंट करना। जैसे कि सपोज हमारा बायोटेक्नोलॉजी को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, उसके बाद भी तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए होंगे ना। या मैं बोल दूं कि नहीं वो बायोटेक्नोलॉजी की डिस्कवरी मैंने की, नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले वो पेटेंटिंग करा लिया उस चीज को। कोई भी नई डिस्कवरी होती है तो नई डिस्कवरी को आपको पहले उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। सेम चीज रिसर्च के केस में होती है। जो भी PhD करते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं, तो PhD में रिसर्च पेपर जो होता है, आपने कोई भी आर्टिकल लिखा तो उस आर्टिकल को लिखने के बाद आपको उसको पब्लिश कराना पड़ता है। तो पब्लिश करते टाइम पहले वो चीज चेक करेंगे कि ये सेम पब्लिश आज से पहले किसी ने नहीं की हो। आज अब तक के टाइम में अगर वो नहीं हुआ है तभी आपको पब्लिश होगा, लेकिन अगर सेम टॉपिक पे किसी और ने आर्टिकल लिखा हुआ है तो आपको आर्टिकल कभी पब्लिश नहीं होता। सबसे बड़ी डिफिकल्टी PhD के अंदर यही आती है। अगर PhD किसी की 5 साल की है ना, तो 2 साल तो उसको ये फाइंड करने में लग जाते हैं कि मैं कौन से टॉपिक पे वर्क करूं, ये पता करना कि अब तक ये टॉपिक है, इस टॉपिक पे किसी ने कोई रिसर्च नहीं की है। सपोज 1 साल मैंने मेहनत किया और मैंने एक टॉपिक पता लगा लिया, लेकिन फिर मेरे को उससे 1-2 महीने बाद पता चल रहा है कि इस टॉपिक पे तो पहले ही रिसर्च हो चुकी है, तो मैं उस टॉपिक को नहीं यूज करूंगी।
अगर मैंने उसको यूज कर लिया तो कभी भी पब्लिश नहीं होगा, पब्लिश नहीं होगा तो मेरी पीएचडी फिनिश नहीं होगी। सेम चीज यहाँ पे रहता है पेटेंटिंग का। अगर आपने कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया, कोई भी रिसर्च किया, तो उसको आपको पेटेंट कराना होगा। पेटेंट नहीं कराओगे तो उसको कोई भी इलीगल यूज कर लेगा। बायोपायरेसी यही लेता है, आपने कोई नया बायोडाइवर्सिटी में कुछ भी चेंजेस किया, कोई नई वैरायटी डेवलप की, लेकिन आपने उसको पेटेंट नहीं कराया, तो कोई दूसरा आके उसको चोरी कर सकता है। ठीक है। यस मैम। अब इन सारी स्टोरीज को आप पढ़ोगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो केस देखा गया था हमारे पास राइस का देखा गया था। राइस का क्या था कि हमारे पास अराउंड 2 लाख वेराइटीज थी इंडिया के पास, मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। माना जाता था वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट जो है इंडिया है वर्ल्ड में, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। और सबसे फेमस टाइप का जो राइस है जो आज भी घरों में खाया जाता है, बासमती बासमती बस राइस। और वो क्यों जाना जाता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, उसकी अरोमा और उसके फ्लेवर की वजह से। बासमती के 27 वैरायटीज, अलग अलग 27 वैरायटीज इंडिया के अंदर अवेलेबल है। 27 वैरायटीज। देयर इज रेफरेंस टू बासमती इन एंशिएंट टेक्स्ट, folklore and poetry as it has been grown for centuries, because बहुत टाइम से ग्रो कराया जा रहा है। लेकिन 1997 में क्या हुआ, एक अमेरिकन कंपनी ने बासमती राइस को अपने नाम पेटेंट करा लिया। इंडिया को उस टाइम तक पेटेंटिंग के बारे में नहीं पता था। ये जो क्रॉप है किसकी है, इंडिया की है, इंडिया के फार्मर्स की है। लेकिन यूएस को पता चला कि भाई इंडिया के अंदर इतनी अच्छी क्रॉप है और इतनी अच्छी इसके अंदर वैरायटीज है, बहुत सारी। हमारे पास कोई proof नहीं था उस टाइम पे कहने के लिए कि ये इंडिया की है। अगर हम उसको पेटेंट करा के रखते तो यूएस नहीं यूज कर सकता था, लेकिन यूएस ने उसको पेटेंट करा लिया अपने यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस में। दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वैरायटी ऑफ बासमती इन द यूएस एंड अब्रॉड। और यूएस ने क्या करा, उसको अपने यूएस में और अलग अलग कंट्रीज में बेचना शुरू कर दिया। और उन्होंने दिस न्यू वैरायटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन डेराइव्ड फ्रॉम इंडियन फार्मर्स वैरायटीज। बासमती की जो जितनी भी नई वैरायटीज थी, 27 वैरायटीज, ये सब इंडियन फार्मर्स ने बनाई थी। लेकिन कोई प्रूफ नहीं था हमारे पास। प्रूफ ना होने की वजह से इंडिया ने खुद ग्रो किया। इंडिया यूएस को पे करने लग गया था, क्योंकि उन्होंने पेटेंट करा लिया था। अब हमें उसके अंदर कुछ चेंजेस करना है, खरीदना है, तो हमें खरीदने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, यूएस के पास जाना पड़ेगा। कैसी नई वैरायटी बनाई थी, इंडियन बासमती वॉज क्रॉस विद सेमी ड्वार्फ वेराइटीज के साथ क्रॉस करा के एक नई इन्वेंशन बना दिया था, नोवेल्टी। नोवेल्टी का मतलब एक नया काम किया। पेटेंट एक्सटेंड टू फंक्शनल इक्विवेलेंट्स इंप्लाइंग दैट अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द पेटेंट। मतलब अगर मैंने पेटेंट करा लिया तो मैं किसी दूसरे इंसान को अपनी प्रोडक्ट बेचने से रोक सकती हूँ। सेलिंग बासमती राइस कुड बी रिस्ट्रिक्टेड। बहुत सारे अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू पेटेंट यूज प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन, टर्मरिक, नीम, इन सबको अलग अलग नाम से पेटेंट करा लिया गया। इफ वी are not vigilant and we do not immediately counter these patent application, other countries may encroach on our rich legacy and we may not be able to do anything about it। मतलब ये बोला है इंडिया के रिस्पेक्ट में, ये चीजें इन्होंने बताई हुई है कि हमारे पास जितनी वैरायटीज है, अगर हमने उनको पेटेंट नहीं कराया, जैसे टर्मरिक है, हल्दी, हल्दी के इतने सारे यूजेस है, नीम है, इनको अगर पेटेंट नहीं कराया तो हम किसी भी दूसरी कंट्री को नहीं रोक पाएंगे हमारी इन सभी वैरायटीज को, इतनी बायोडाइवर्सिटीज को यूज करने से। ठीक है। यस मैम। फिर इसी को इन्होंने बोल दिया बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का मतलब है कि आपके बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का किसी दूसरी कंपनी के थ्रू चोरी कर लेना, मतलब बिना आपकी परमिशन के यूज करना उसको। डेफिनेशन लिखी हुई है, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बायोपायरेसी। अलग अलग स्टेटमेंट बना के दे देते हैं वो, इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट हमें पिक करना पड़ता है। बायो रिसोर्सेज का यूज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन, मतलब उनको अथॉरिटी नहीं है उसको यूज करने की, वो फिर भी यूज कर रहा है। एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट, मतलब सपोज मेरी कोई वैरायटी है, वो मुझसे बिना पूछे कोई यूज कर रहा है और मेरे को कंपनसेटरी पेमेंट भी नहीं दे रहा है, दिस इज नोन एज बायोपायरेसी। क्लियर? यस मैम। नीचे के मैम जितने फिर भी तो हम चीजें केस भी सारी कर सकते हैं ना, जो अगर हमने पेटेंट कराया तो। दाखिली उसके ऊपर केस किया जा सकता है। मैम एक चीज पूछ हाँ पूछो।
मैम मतलब यूएस ने हमारे जो बासमती राइस थे उनके ऊपर पेटेंट करवा लिया, फिर मैम उसके बाद उससे छीना नहीं जा सकता क्योंकि वो राइस तो हमारी कंट्री का था। हमारे पास प्रूफ नहीं था ना कि ये हमारी कंट्री का है। तो मैम अभी तक वो बासमती राइस जो है वो यूएस की अथॉरिटी में है। एग्जैक्टली, यूएस के पास ही अब तक। जैसे कि आप लोगों ने, अगर थोड़ा कल्चरल चीजों में आप लोग बिलीव करते होंगे, तो कल्चरल चीजों में आपने देखा होगा कि ये जितना भी एरोप्लेन्स वगैरह हैं, इन सब की जो डिस्कवरीज है, ये सब हमारे पहले जो होते ना, वो रामायण और भगवत गीता वगैरह, उन सब में लिखी हुई थी ये चीजें। सुना है आप यस लोगों ने मैम। ये सब, यस मैम। यस मैम। है ना? लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं, उनको कोई पढ़ने वाला नहीं था अच्छे से। और ये हमारा कौन सी कंट्री ने चुरा लिया था, उसमें पढ़ते थे ना पहले 9th और 8th क्लास में, कि वो कोई दूसरी कंट्री हमारा ये सब चुरा के ले गई थी और फिर उन्होंने उसको यूज करके मैम वहां पे ब्रिटिश एरोप्लेन्स कंट्री वगैरह ये थी। सब, हाँ ब्रिटिश वगैरह ही लेके गए थे। बट एक प्रॉपर कंट्री भी आती है हिस्ट्री में, जिसने पढ़ा होगा अच्छे से, उन्होंने चुरा लिया था, जिसकी वजह से सारी इन्वेंशन। इसीलिए आज जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा आगे क्यों माना जाता है? क्योंकि उनके पास मैम ये सारी क्योंकि वो चीजें थी। दूसरों की मैम रिसर्च को हाँ, चुरा लेता है। दूसरे के रिसर्च को चुरा लेता है। मतलब सबसे ज्यादा आज के अगर इंडिया के पहले वाले टाइम के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होते, तो आज इंडिया यूएस से भी ज्यादा डेवलप कंट्री होता। यस मैम, क्योंकि सारी चीज हमारे इंडिया। पास, इंडिया के पास सब कुछ था, रिसोर्सेस थे, सब कुछ था, लेकिन उनको यूज करना नहीं आता था। जैसे बच्चे होते हैं, उनको पता है भाई क्लासेस चल रही है, पढ़ाई करनी है, अभी नहीं करेंगे पढ़ाई। रियलाइज कब होगा? जब टाइम चला जाएगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तब रियलाइज होता है। बोर्ड एग्जाम्स के बाद जब एक महीना बच जाता है, सर्च करता है कि हाउ टू क्रैक नीट इन 30 days, हाउ टू क्रैक नीट इन 15 days। 20 को है आप। मैम बिल्कुल ये स्कूल में हम 30 डेज में नीट क्रैक कर लेंगे। ये होता है। तो सेम चीज इंडिया के साथ हुआ, सब कुछ था इंडिया के पास, मैम यूज करना लाइब्रेरी में नहीं। मैं बुक देख रहा था, 30 डेज में मैम नीट क्रैक करने की बुक थी। भाई सब होती हैं, लेकिन 30 days में पॉसिबल नहीं होता। वो 30 days बस यूट्यूबर्स बना देता है। मैम मैम पूरा 90 साल डेज में लग तो जाते मैम हैं, मैं 2 साल हालत पूरी में। हालत खराब हो जाती है। दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम 98 चैप्टर है, 30 दिन में कौन कर लेगा मैम? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इवन जो ड्रॉपर बैच वाले बच्चे हैं ना, ड्रॉपर बैच वाले बच्चों को मैंने अभी से उनको प्लानर्स बना के देना शुरू कर दिया है कि एटलीस्ट वो पढ़ाई करना शुरू कर दे, क्योंकि उन लोगों से पढ़ाई खुद तो होती नहीं है। उनका बस एक दिन में भी करवा दें भाई, एक दिन में। वो देखते हैं ना आप लोग, एंड टाइम पे चलती है 10-10 hours की मैराथन। मैं ये सोचती हूँ भाई, पहले फेज तो उन टीचर्स जो 10-10 hours तक बैठ के पढ़ा रहे हैं, भाई बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे। कोई टीचर कितना भी स्पीड से पढ़ा ले, अगर एक टीचर एक चैप्टर 1 घंटे में करा रहा है ना, बच्चा सेम चैप्टर खुद आधे घंटे में पढ़ सकता है। आधा यस घंटा मैम। बचता है वहां पे। तो लास्ट यस 4 वाली वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आप एंड में अभी भी यूट्यूब पे मैम सर्च तो पे देखना, पेपर से एक दिन पहले ही किताब उठाना बंद कर देती हूँ, फिर अपने स्टिकी नोट्स होते हैं वही बस पढ़ती रहती हूँ जो लगे रहते हैं। एक एक दिन में, मतलब पूरा पूरा दिन 24 hours वो चलाते हैं लाइव, कि एक दिन में बायो फिनिश, एक दिन में केमिस्ट्री फिनिश, एक दिन में पूरी फिजिक्स करा देते हैं। और बच्चे देखते भी हैं उनको। बट वो बच्चे देखते हैं जिनको, जो खुद से फोकस नहीं कर पाते, खुद से कंसंट्रेशन नहीं बना पाते। आप लोगों को क्या करना है? खुद से कंसंट्रेशन बनाना है। जितना ज्यादा खुद से पढ़ोगे ना, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, किसी भी टीचर के ऊपर। सिर्फ डिपेंड रहो तब तक जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसके बाद आप लोगों को रिवीजन के लिए तो टीचर की कभी भी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। सिर्फ टीचर आपको बोल दे भाई रिवीजन कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन खुद से करना चाहिए। अगर रिवीजन करते टाइम आपको चैप्टर नहीं समझ में आया तो कॉन्सेप्ट दोबारा से टीचर से पढ़ो। कॉन्सेप्ट लिख लो एक जगह पे सारे, कि रिवीजन करते टाइम मेरे को ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, क्वेश्चन ये क्वेश्चन नहीं हुआ, इस क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट से अप्लाई हुआ है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ, उस कॉन्सेप्ट को फिर से समझो। ये चीज करनी चाहिए, ठीक है? यस। यस। ऐसे पढ़ा करो। तो ये तो चैप्टर हमारा फिनिश। एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग कर रहे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे, कल तो हमारी क्लास नहीं है, थर्सडे है, फ्राइडे। नहीं